जॉब वर्क का एक सेशन अलग से, मतलब एक मिसलेनियस सेशन अपना है, उसमें जॉब वर्क जरूर कवर होगा। बट अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए समझते हैं। अभिषेक अग्रवाल प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है, आप जॉब वर्कर है। मेरा सप्लायर लेट्स से महाराष्ट्र में बैठा हुआ है, आप कर्नाटका में बैठे हुए हैं। मैंने अपने सप्लायर को बोला महाराष्ट्र में फोन करके कि भाई तुम रॉ मटेरियल सीधा भिजवा दे मेरे जॉब वर्कर के पास जो कर्नाटका में बैंगलोर में बैठा हुआ है। सो इट इज डीम्ड कि मुझे गुड्स रिसीव मैं कर लिया हूं एंड मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। कंडीशन दो है इसमें, जो भी मेरा रॉ मटेरियल मेरे जॉब वर्कर के पास जा रहा है वो मेरे पास चाहे प्रोसेस होके चाहे बिना प्रोसेस हुए 1 साल के अंदर वापस आ जाए। एंड जो भी कैपिटल गुड्स जा रहा है मेरे जॉब वर्कर के पास वो 3 साल के अंदर मेरे पास वापस जरूर आ जाए। अगर वो 1 साल या 3 साल के अंदर वापस नहीं आता है, इट विल बी डीम्ड कि वो सप्लाई हो गया है। राइट, तो मुझे जीएसटी उस पर पे करना पड़ेगा। राइट, और इसमें कोई कंडीशन नहीं है। आप जब अगर आपका 1 साल या 3 साल में वापस नहीं आता है तो यू आर लाइबल टू पे विद इंटरेस्ट। राइट, कि वो सप्लाई उस टाइम हो गया था, इट विल डीम्ड। दैट्स इट। आईटीसी में जॉब वर्क इतना ही मानते हैं, आगे बढ़ेंगे। वी विल डिस्कस जॉब वर्क इन लेंथ, इसकी काफी केस स्टडीज है एंड वी विल डिस्कस जॉब वर्क इन लेंथ व्हेन वी विल डिस्कस जॉब वर्क। नाउ कमिंग टू अ कंसेप्ट एंड टॉकिंग अबाउट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में कंसेप्ट थियोरेटिकली समझा दूंगा, बट अपने को ये समझना पड़ेगा प्रैक्टिकली ये कहाँ यूज हो रहा है या हो सकता है। राइट, सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 61 बात करता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। वो क्या बोलता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मींस एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर। तो मैं हिंदी में समझाऊं पहले आपको कि मैं आईटीसी लिमिटेड हूं। मैं कोलकाता में मेरी वर्जीनिया हाउस में जेएल नेहरू रोड में वर्जीनिया हाउस है जो मेरी हेड ऑफिस है। और आईटीसी लिमिटेड की ऑल ओवर इंडिया अक्रॉस होटल्स डिवीजन है, सिगरेट्स डिवीजन है, क्लासमेट की मार्केटिंग है, विल्स लाइफस्टाइल की मार्केटिंग है और पचासों चीजें। बट हेड ऑफिस इज इन कोलकाता। सो फॉर एग्जाम्पल Abhishek Shankar Agarwal and Associates or PwC or Deloitte, whatever, any firm who is having a audit, internal audit, statutory audit work of ITC Limited. ITC Limited head office उसको PO भेजता है कि I want you to conduct a statutory audit of ITC Limited for the financial year 1920. वो statutory audit कर देता है, उनको बिल पकड़ा देता है, it's done. Now हेड ऑफिस जो आईटीसी लिमिटेड हेड ऑफिस है वो एक सर्विस रिसीव किया है जो हिसाब से उसको प्रोपोर्शनल जरूर करना चाहिए अपने बाद बाकी सारे ब्रांच को। राइट, सो अभी अपने डेफिनेशन में इसको रिलेट करते कि ये चीज बोला या कुछ और बोला है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मींस एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ व्हिच रिसीव्स टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 towards the receipt of input service, nothing else. Input goods के बारे में बात नहीं कर रहा है, input या कैपिटल कुछ नहीं लिखा है, लिख रहा है receipt of input service and issues a prescribed document for the purpose of distributing the credit of central tax, state tax and IGST or UTGST acts on the said service to a supplier of a taxable goods or service or both having the same PAN number. Friends, नोट करें, इनपुट सर्विस खाली मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो आईटीसी लिमिटेड खाली सर्विस जो प्रोक्योर कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है एज अ आईएसडी। अब मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज समझाता हूं। अगर आप आईटीसी लिमिटेड जैसी कंपनी में किसी से भी काम कर रहे हैं एंड यू आर अ रेगुलर सर्विस प्रोवाइडर देयर, सो इन ईच ट्रांजेक्शन, आई विल रिपीट, in each transaction you are instructed to ask कि सर मैं जो इनवॉइस आईटीसी को करूंगा उसमें जीएसटीएन कौन सा दूं, आपके हेड ऑफिस वाला दे दूं या आईएसडी वाला जो जीएसटीएन आपने मुझसे शेयर किया था मैं वो दूं। राइट, सो वो बोलते हैं कि हाँ ये वाली ऑडिट खाली हेड ऑफिस की है, आप कोलकाता का जो जीएसटीएन नंबर है वो ले लो, या फिर ये वाली जो आप ऑडिट कर रहे हो ये पूरे आईटीसी लिमिटेड होल की है,
आप आईएसडी नंबर ले लो, आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, राइट? तो आईएसडी नंबर इसलिए लिया जाता है। एक बार आगे बढ़ते विल कनेक्ट दिस। सो सेक्शन 20 अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के विथ में आता है। वो क्या बोलता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी बाय एन आईएसडी। ITC shall be declared by input service distributor subject to following conditions. Credits shall be distributed to the recipient against a document issued by an input service distributor. एक डॉक्यूमेंट होना मैंडेट है। क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड शैल नॉट एक्सीड क्रेडिट अवेलेबल। सो वो आईएसडी एक्चुअली करेगा क्या? वो आईएसडी जितने भी सर्विस के इनवॉइस उसको मिल रहे हैं वो उसकी क्रेडिट को एक्यूमुलेट करेगा और डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सो 100 रुपया एक्यूमुलेट किया, 100 का 100 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ही डोंट हैव ऑप्शन टू डिस्ट्रीब्यूट 101 और 99। जितना मिला उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्रेडिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिसिपिएंट्स अगेंस्ट डॉक्यूमेंट हो गया। क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड शैल नॉट एक्सीड क्रेडिट अवेलेबल। क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विस attributable to a particular recipient shall only be distributed to that recipient। इसका क्या मतलब? could be possible कि आईटीसी कोलकाता ने एक एडवर्टाइजमेंट एजेंट को हायर किया और उनको बोला कि बॉस, झारखंड, बिहार और बंगाल ये 3 स्टेट में आप आईटीसी के बदले एडवर्टाइजमेंट करें, ये उसका पेमेंट। सो आईटीसी ने एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस का बिल लिया एंड सिर्फ 3 स्टेट में वो सर्विस यूज की। तो हिसाब से इट इज लायबल टू डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट अमंग ओनली द 3 स्टेट्स, बंगाल, बिहार एंड झारखंड। सो अकॉर्डिंगली वो 3 स्टेट में ही करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट ऑन आईएस इनपुट सर्विस एट्रीब्यूटेबल टू मोर देन वन रिसिपिएंट शैल प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of turnover of state aggregate turnover or all such recipients to whom credit is attributable and which are operational in the current year। So वही है कि आप कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? You will distribute in the ratio of aggregate turnover or the turnover of the state। उस रेशियो में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट? अगर where an ISD distributes credit in contravention of section 20, अगर वो कम बेसी अपने मन से कुछ भी क्रेडिट, एक्सेस क्रेडिट वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, then the excess credit so distributed shall be recovered with interest and section 73-74 adjudication shall apply, right, for recovery, right? ये स्पेसिफिकली बताया गया था 26 अक्टूबर 2018 को वाया सर्कुलर 71/2018, राइट, कि रिकवरी भी होगी अगर आईएसडी एक्स्ट्रा क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है तो। फ्रेंड्स, अब प्रैक्टिकली समझते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और रिसिपिएंट अलग अलग स्टेट में है। सो मेरे एग्जांपल में आईटीसी लिमिटेड ने जो खर्चा लिया, जो एडवर्टाइजमेंट का बिल लिया, वो लिया लेट्स से ओनली फॉर बिहार एंड झारखंड। सो अब उसको मिला सीजीएसटी और एसजीएसटी, बिकॉज लेट्स से फॉर एग्जांपल अभिषेक अग्रवाल जो एडवर्टाइजमेंट का काम कर रहा है वो भी कोलकाता में है। सो खाली वो मेरे बोलने से मान लीजिए कि he will be invoicing CGST and SGST। सो वो CGST की क्रेडिट या IGST की क्रेडिट एज अ IGST ट्रांसफर करेगा बिहार या झारखंड में। सिमिलरली वो SGST की क्रेडिट को भी IGST क्रेडिट बना के ट्रांसफर करेगा बिहार या झारखंड में। कमिंग टू सेकेंड सिनेरियो where input service distributor and the recipient are in the same state। इसका क्या मतलब? इसका मतलब अब एडवर्टाइजमेंट वाला को मैंने बोला कि बॉस बिहार, झारखंड एंड बंगाल ये तीनों का तुमको एडवर्टाइजमेंट देखना है, राइट? तो जब वो बिल दिया तो बिल में वो कोलकाता हेड ऑफिस का जीएसटी नंबर नहीं डाला, वो आईएसडी नंबर डाला जो आईटीसी लिमिटेड का पैन लेवल पे है, एंड उसको वो डिस्ट्रीब्यूट किया बंगाल, बिहार एंड झारखंड में। सो अभी बंगाल वाला बात करते हैं। आईएसडी नंबर भी बंगाल में है और जिसको डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी बंगाल में है। तो सीजीएसटी अगर करना है तो सीजीएसटी और या आईजीएसटी जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको तो सीजीएसटी बोल के डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और एसजीएसटी को वो एसजीएसटी बोल के डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है।
अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो ये बहुत सिंपल है. बट नाउ आई एम कमिंग टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज, वी ऑल हैव हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड क्रॉस चार्ज. क्रॉस चार्ज हमारे नॉलेज में आया कब? क्रॉस चार्ज हमारे नॉलेज में आया कोलंबिया एशिया जजमेंट के थ्रू. कोलंबिया एशिया जजमेंट जो कर्नाटका ने पास करवाया था एडवांस रूलिंग में, उसमें एग्जैक्टली क्या बोला गया था? उसमें ये बोला गया था कि एक एम्प्लॉय जो हेड ऑफिस में काम कर रहा है, उस एम्प्लॉय की एक सैलरी है. शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है, सर्विस बाय द एम्प्लॉय टू अ एम्प्लॉयर इट्स इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी, नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. सो उस पर जीएसटी नहीं लग सकता. बट सिनेरियो क्या बन रहा है कि हेड ऑफिस एम्प्लॉयज हायर कर रही है फॉर एचआर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, एनालिसिस, जो भी वॉट एवर इट इज, एंड वो यहां से बैठ के अपने ऑल ओवर इंडिया जितने भी ब्रांचेस है उसको सर्विस दे रही है. सो हेड ऑफिस इज गिविंग अ सर्विस टू ब्रांच ऑफिस जो उसके एम्प्लॉयज हेड ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं. सो इट वॉज अ जजमेंट कि यस, आपको क्रॉस चार्ज एक इनवॉइस बनानी पड़ेगी. सो नाउ लेट्स टॉक टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि व्हाट इज एक्चुअली अ डिफरेंस बिटवीन आईएसडी एंड क्रॉस चार्ज. एंड सेकेंड लेग, डू वी एक्चुअली सजेस्ट आवर क्लाइंट्स कि आप क्रॉस चार्ज या आईएसडी करो? अगर अपने सजेस्ट करते हैं तो इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, अगर अपने सजेस्ट नहीं करते हैं तो इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, विल डिस्कस. So input service distributor, the concept of ISD is governed by the provision of section 20 of the CGST Act. Cross charge, whereas the cross charge finds mandate from para 2 of schedule 1. Read with section 25. Sir, para 2 schedule 1 क्या बोलता है? अगर distinct person में transaction होता है without consideration, it will be deemed supply. Section 25 clause 3 क्या बोलता है? सेक्शन 25 क्लॉज 3 क्या बोलता है? सेक्शन 25 क्लॉज 3 ये बोलता है कि डिस्टिंक्ट पर्सन का एग्जिस्टेंस क्या है? सेम पैन नंबर, डिफरेंट जीएसटी नंबर, दैट इज डिस्टिंक्ट पर्सन, राइट? सो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 20 एंड क्रॉस चार्ज इज नथिंग बट it's get mandates from schedule 1 and section 25. So to summarize, input service distributor is nothing but procuring common services and distributing among the states. Procuring common services and distributing among the states. Example, statutory audit. Example, advertisement expenses. हेड ऑफिस ने इंकर कर लिया, क्रेडिट अपने अपने आईएसडी रजिस्ट्रेशन नंबर में ले लिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. दैट्स इट. आगे बढ़े. The input service distributor mechanism is limited to the extent of distribution of ITC on input service only. So input service distributor नाम से लिखा हुआ है, खाली input service ही distribute कर सकता है. Whereas cross charge applicable on input service as well as capital goods, because यहाँ कुछ भी आप ट्रांसफर कर सकते हो. ISD में there is an absence of service being rendered by one establishment to another of the same entity. There is an absence of services being rendered by one establishment to another of the same entity. यहाँ पर the presence of supply of goods, आप प्लीज समझो, ISD में मैं हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस का स्टैट्यूटरी ऑडिट कभी नहीं किया. हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस के लिए कभी भी एडवर्टाइजमेंट फैसिलिटी सप्लाई कभी नहीं की. तो देयर इज अ एब्सेंस ऑफ सर्विसेज बीइंग रेंडर्ड बाय one establishment to second. Whereas the cross charge, the presence of supply of goods or service is sine qua non. That is, it's an essential condition कि मैंने कुछ ना कुछ तो सप्लाई किया है, हेड ऑफिस ने जरूर कुछ ना कुछ तो सप्लाई किया है. लास्ट, ISD do not create any outward supplies. ISD कोई भी बिल नहीं बनाता है. As such, it can merely distribute ITC on inward services to its respective branches.
Cross charge whereas create outward supplies for which necessary invoice is required. That's it. फ्रेंड्स, अब अपने बात कर रहे हैं कि क्रॉस चार्ज और आईएसडी। मैं आपको इन दो कंसेप्ट को कंपेयर इसलिए कर रहा हूं कि अब मैं आपको थोड़ी सी एक क्वेरी पूछ सकता हूं कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था रजिस्ट्रेशन के बारे में। मैं कोलकाता में बैठा हुआ हूं, मेरे को एक प्रोजेक्ट मिलती है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, एंड आई एम अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर। So my query is, if I am going, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, if I am going from Kolkata to provide a service in Raipur, Chhattisgarh, at my client's premises to provide work contract service, am I liable to get registered there? I want participant to answer. Am I liable to get registered there? No, 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 yes. Now, if the tenure is of 8 to 9 months and my people there might take local services in which they are having CGST, SGST billing of Chhattisgarh, of Raipur, then do you recommend that can I take a input service distributor registration there? Then do you recommend that can I take a input service distributor registration number there? Yes, no. मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आप वहां रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे या आपने लोग ने सबने नो लिख दिया, अब वहां पर जो लोकल क्रेडिट मुझे मिल सकती थी वो मैं लूज कर रहा हूं, वहां पर क्या मैं एक आईएसडी नंबर ले लूं सो दैट मेरी क्रेडिट वहां पर एक्यूमुलेट होकर यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दे वो? To my mind, we can do. Many corporates are doing, right? अब आते हैं क्रॉस चार्ज में। सर, क्रॉस चार्ज में क्या बोला गया है कि हेड ऑफिस जो सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है टू ब्रांच ऑफिस, उसमें क्रॉस चार्ज लगाना मैंडेट है, राइट? सो आप अगर एक क्लाइंट से डील कर रहे हैं जो क्लाइंट मल्टी लेवल प्रेजेंट है, अपने में से कितने जन जेन्युइनली क्रॉस चार्ज करवा रहे हैं? If we all are a tax consultant, I believe, if then among us कितने आदमी अगर अपने इंडस्ट्री में है तो इंडस्ट्री में भी कितने कंसल्टेंट हमारे यहाँ पर आके क्रॉस चार्ज करवा रहे हैं? Sir, I have seen in my personal findings, very few people, very few corporates are coming for cross charge. Friends, I strongly request you all to put emphasis on this, because this is something which should not be ignored, because it is a mandate provision as per Schedule 1 and linked with Section 25, number 1. Number 2, if we understand or if we believe कि yes, cross charge करना पड़ेगा, then only we can go and talk about time of supply of cross charge, then only we can go and talk about valuation of cross charge, then only we can go and talk about rate applicable on cross charge, right? So we have to believe that it is really very important. अगर आप क्रॉस चार्ज नहीं कर रहे हो तो इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है, सोचते हैं। सो क्या हो रहा है सर, मैं कोलकाता हेड ऑफिस में बैठा हुआ हूं और मैंने आपको रायपुर में, जमशेदपुर में, बैंगलोर में, महाराष्ट्र में सारे ब्रांचेस को मैं यहाँ से जीएसटी कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा हूँ। आप वहां पर क्लाइंट प्रोक्योर कर रहे हैं, डेटा एक्सेल में डाल रहे हैं, गूगल फॉर्म में डाल रहे हैं, मेरे पास डेटा आ जा रही है, मैं काम कर रहा हूँ और मैं आपको भेज रहा हूँ, सर ये डेटा है, क्लाइंट से चेक कराइए, हम रिटर्न ऑफिस से भर देंगे। कोलकाता हेड ऑफिस में मेरी हाई स्किल्ड, हाई ट्रेंड टीम बैठी हुई है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, अभिषेक अग्रवाल इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम ब्रांच हेड ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस। तो अभिषेक इसके लिए बहुत सारा एम्प्लॉय हायर कर रहा है और ये सर्विस दे रहा है, पूरा साल भर काम चल रहा है, एवरीवन इज रजिस्टर्ड, मैं भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की पेमेंट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, आप भी सब कुछ कर रहे हो, बट आई एम नॉट इनवॉइसिंग अ क्रॉस चार्ज इनवॉइस टू यू। सो अगर मैं आपको बिल नहीं कर रहा हूँ
मेरे गांव में मैं यहाँ पर आपको बिल नहीं कर रहा हूँ. आप कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है ये, क्योंकि इट्स अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग. कोई इनवॉइस आपके हाथ में नहीं है, एंड मेरे ऊपर लाइबिलिटी बन रहा है कि गवर्नमेंट आके मुझे बोल रहा है बस यू विल लाइबल टू पे टैक्स ऑन क्रॉस चार्ज. तो आई एम नॉट बॉदर यू पे टैक्स टुडे. 17-18 का वो अगर आके मुझसे आज करवाता है तो मैं तो बाउंड हूँ विथ इंटरेस्ट विथ पेनल्टी पे करने के लिए. एंड सिंस इट्स अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, आपको उस क्रेडिट का या उस पेमेंट ऑफ टैक्स का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, बिकॉज टाइम बार हो चुका है. सो क्रॉस चार्ज इफ इट इज हैपनिंग दैट, अगर और अभी तक नहीं हुआ है तो बहुत बड़ा ही नुकसान हो सकता है. नंबर 1. नंबर 2, फ्रेंड्स प्लीज अप्रिशिएट, आज के दिन में क्रॉस चार्ज अगर अपने मान लें कि करना है, देन आई विल टेक यू टू अ वैल्यूएशन रूल्स ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज. सेकेंड प्रोवाइजो, जहां पर अगर मैं कुछ भी बिल बनाऊं और आपको पूरा क्रेडिट मिलता है, तो मैं कोई भी अमाउंट का बिल बना दूं, दैट विल बी ओपन मार्केट वैल्यू, डीम ट्रांजैक्शन वैल्यू. आप आराम से उस पर क्रेडिट ले लो, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा. Not only for distinct person with the same PAN number, but within the companies. Within the same PAN numbers, sir, anything within the same PAN number. ग्रुप कंपनी में क्रॉस चार्ज नहीं हो सकता सर. ग्रुप कंपनी में पैन नंबर इज डिफरेंट. That is again not a terminology of cross charge. That is a separate supply. Implication will be same. Implication will be same. ITC Limited, or let's say I don't know Mangaldeep. They are not a good example, but again, if different PAN number, different person altogether, having same PAN, so section 25, having same PAN number, different GST number. This is distinct person, right? This is distinct person. शेड्यूल 1 पैरा 2 बात करता है डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन. रिलेटेड पर्सन सेक्शन 15 एक्सप्लेनेशन में डिफाइंड है, एंड डिस्टिंक्ट पर्सन डिफाइंड है सेक्शन 25. दैट्स इट. डिस्ट्रीब्यूटर एंड क्रॉस चार्ज में इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्रॉस चार्ज नहीं कर रहे हैं तो उसकी इंप्लीकेशन ह्यूज हो सकती है. अब मैं आपको वैल्यूएशन समझा दिया एंड ये समझा दिया. जीएसटी रेट क्या होगा? जीएसटी रेट बिजनेस सपोर्ट सर्विस 99 से स्टार्ट है, 9985. आई सपोज आई विल चेक आल्सो. बिजनेस सपोर्ट सर्विस 99 फ्लैट 18%, फ्लैट 18%. सो आप कभी भी कर लो, आप क्वार्टरली करो, आप ईयरली करो, आप मंथली करो, या आपकी लुकआउट है या आपकी पॉलिसी है, बिकॉज there is a concept of continuous supply of service. So we can say that for the cross charge, me having a head office, me having a branch office, we have a contract, verbal contract, we have a contract of more than 3 months continuous supply of service. We are supplying regularly, continuously, and the parameter is fixed annually. Let's say I will invoice you annually. Let's say I will invoice you monthly, quarterly, half yearly, whatever you decide, but please decide and make it implement. Very important, very important. So that was the two concepts which I wanted to discuss. Now I am starting issues, right? Now I'm starting issues. So if I have seen a couple of people have joined late, if you have missed, nothing to worry, very small thing you can see over a video. And now we are starting fresh, nothing to connect it with the previous half an hour discussion, right? So credit blocked in case of goods lost. फ्रेंड्स पढ़ते नहीं है इसको मेरे संग, ये पूरी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में पीडीएफ आता है, पीपीटी नहीं आता, सो मैं एनिमेशन यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो बेयर विथ मी. मेरे संग रहिए, बस पढ़ने वाला काम जब मैं पढ़ूं तभी पढ़िए, अदरवाइज छोड़ दीजिए. क्रेडिट ब्लॉक्ड इन केस ऑफ गुड्स लॉस्ट. 17.5 में कल हम लोग चला के बात कर रहे थे कि अगर गुड्स लॉस्ट मतलब क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा. अगर गुड्स खो गया है आपका तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा. अब मैं क्या बोल रहा हूं? 17.5H restricts credit on goods lost, since this can no longer be used for the purpose of business. Since it's no longer can be used for the purpose of business,
दैट्स द रीजन उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बट डज नॉट प्रोवाइड for restriction of credits loss on goods during manufacturing process. Friends, please understand, there is a difference in goods lost versus loss of goods during manufacturing or processing. In the tenure, in the process of manufacturing or transformation, there might be a loss. There might be a loss. It could be normal, it could be abnormal, hardly matters. सर वो ट्रंक से पेपर बनता है, राइट? ये 50-50 लीटर सैनिटाइजर के डब्बों से 30-30 ml का डब्बा पैक हो रहा है, राइट? तो डालने के प्रोसेस में कुछ ना कुछ सैनिटाइजर वेस्ट हो ही सकता है. जस्ट एग्जांपल, जस्ट अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल. So there's a difference in goods lost versus loss of goods during manufacturing or processing, which could be a process loss inherent to the nature of product on which credit has been availed. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका क्रेडिट आप ले सकते हो, इसका क्रेडिट आप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. Therefore, goods lost must be given a completely different meaning as compared to goods lost during the production process or a normal or abnormal loss. That I have made very much clear. Next, wastage of inputs in course of production is ITC to be reversed. Wastage of inputs, ये wastage का बात कर रहे हैं, ये कुछ लॉ से डिफरेंट है. आज कोई भी कुछ भी हो गया और वेस्ट हो गया, तो क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स दैट मे हैव बीन वेस्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स डज नॉट कीज टू बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड. अगर आप इनपुट का डेफिनेशन पढ़ो कल वाला, मैं बार बार बताया, यूज्ड और intended to be used in the course of furtherance of business. So अगर wastage of inputs हो रहा है in the course of production, ITC not to be reversed in my opinion. ITC not to be reversed in my opinion, right? But you have to justify in upper bench that it was in the course of production. You have to justify that it was in the course of production. So I have talked about two terminology, that is goods lost is different, loss of goods is different, wastage of inputs is different. आप कोई भी बात कर लो, अगर वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हो रही है, उसकी क्रेडिट रिवर्स मेरे अकॉर्डिंग नहीं करनी है, राइट? आगे बढ़ते हैं. सो इस इशू में आराम से बात करते हैं. आप लोग को जितना देर बात करना है उतना देर बात कर सकते हैं, राइट? क्रेडिट अवेल्ड नॉट रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A. अभिषेक अग्रवाल ने आपको 10 लाख का प्लस 18% जीएसटी, 1,80,000, 11,80,000 का माल बेचा और 11,80,000 का चेक मंगवा के अपने बैंक में क्रेडिट भी कर लिया. आपको 11,80,000 का इनवॉइस भी दे दिया. आपका अकाउंटेंट उस इनवॉइस को देखकर अपने टैली में एंट्री मार लिया और जीएसटीआर 3B में क्रेडिट ले लिया. बट अभिषेक सेड इन कपल ऑफ मंथ्स की बॉस आई एम अ क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइलर. सो आपको वेट करना पड़ा. 3 महीने बाद आपने देखा, आई सेड बॉस मेरे अकाउंट ने गलती कर दिया, अकाउंटेंट ने गलती कर दिया और जीएसटीआर 1 में गया नहीं, 2A में जाएगा बाद में. सो द सिनेरियो इज आई हैव सोल्ड यू प्रोडक्ट्स, I have taken your money from you, but आपके 2A में नहीं दिख रहा, जो हम सबके संग ये सिनेरियो हो रहा है. So I am taking you to the issue of 36(4), right? So ITC taken the books and 3B, should it be reversed? अच्छा, मैम नेचुरल डिजास्टर के बारे में अभी बात नहीं करते हैं. सो नेचुरल डिजास्टर इज समथिंग जो रिवर्स करना पड़ेगा, बिकॉज आप इंश्योरेंस क्लेम करो या नहीं करो इमटेरियल है, राइट? माई पॉइंट वॉज वेरी सिंपल दैट विद द रीडिंग ऑफ वेरियस जजमेंट्स इट इज पॉइंटेड आउट वेरी क्लियरली दैट प्रोडक्शन लॉस या प्रोडक्शन वेस्टेज में क्रेडिट आपको आईटीसी रिवर्स नहीं करना है. और आप कोई भी लॉस के बारे में सोचो, वो आपको रिवर्स करना है, राइट? वो आपको रिवर्स करना है, राइट? आगे बढ़ते हैं. सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 2A वर्सेस 3B का जो लड़ाई चल रहा है हमारे यहाँ, प्रैक्टिकल चीज वाला. सो आपने 3B एंड 2A में, आपने 3B में ले लिया, 2A में नहीं दिख रहा, अब क्या करें? सो
क्या आप क्रेडिट रिवर्स करोगे? आपने अभिषेक को 1,80,000 कैश में पेमेंट कर दिया है, इसलिए आप क्रेडिट ले रहे हो. सो विल यू हैव दैट मच करेज कि 1,80,000 दे भी दिया और मैं क्रेडिट लूँ भी नहीं, तो मैं क्रेडिट रिवर्स कर दूं? So to my mind, what I humbly give an opinion to my clients is, please don't reverse the credit. Keep documentation of additional evidence. That is, आपको 16 सबसेक्शन 2 जो हमने कल 4 कंडीशन बात की थी कि टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, गुड्स रिसीव हुआ है, सामने वाला पेमेंट किया है और दोनों पार्टी ने रिटर्न भरा है. इसमें थर्ड कंडीशन आपके हाथ में नहीं है, आई बिलीव, बट आप एक्स्ट्रा एविडेंस अगर डॉक्यूमेंट रखो, दैट इज प्रूफ ऑफ रिसीप्ट. फ्रेंड्स, रिपीटेडली आई एम सेइंग दिस प्रूफ ऑफ रिसीप्ट is onus of the buyer, is onus of the buyer. So might be you can suggest your client from today that कल से आप कोई भी कुछ रिसीव करो, उसका जब आप साइन करके एक कॉपी रिटर्न कर रहे हो, एक इनवॉइस आपके पास भी आया होगा, स्कैन इट एंड अननेसेसरीली मेल स्टार्ट मेलिंग टू योर सप्लायर that hi, we have received this and this goods from you on such and such date over a mail. So that just a thought process, it's an extra evidence, it's an extra document which you are creating, proof of receipt, right? क्योंकि ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने माल रिसीव किया है और कंज्यूम किया है. तो इफ यू हैव रिसीव्ड, आपके कुछ रजिस्टर जीआरएन इशू हुआ होगा, आपके स्टोर हाउस में गया होगा, वहां से डिस्पैच हुआ होगा, आपके फैक्ट्री में गया होगा, वहां कंज्यूम हुआ होगा, उसके चक्कर में बाई प्रोडक्ट्स या फिर कुछ बने होंगे, तो यू हैव टू गिव एविडेंस कि ये सब हुआ था. एंड कॉरेस्पॉन्डेंस विद द सप्लायर एंड पेमेंट इन फुल मेड. व्हाई? सो अगर अभिषेक ने आपको माल दिया है और आपने अभिषेक को 11,80,000 पेमेंट कर दिया है, तो 180 दिन के अंदर लेट से पेमेंट कर दिया आपने, तो रूल 37 भी अट्रैक्ट नहीं करता, आपको क्रेडिट रिवर्स नहीं करना है. एंड आप ये देखोगे कि अभिषेक पैसे क्या जिसका लिया, अभिषेक ने कुछ सप्लाई किया था इसलिए उसने पैसे लिया, तो बस पेमेंट हुआ है तो डेफिनेटली अभिषेक हैज सप्लाइड समथिंग एंड देयर इज अ डॉक्यूमेंट और एविडेंस व्हाटएवर यू कैन प्रूव कि सेम अमाउंट देखो या मोटा मोटी अमाउंट व्हाटएवर द सिनेरियो में भी कि आपने अभिषेक से सप्लाई माल लिया है. सो द प्रूफ, ओनर्स ऑफ द प्रूफ इज ऑन यू, ऑन द रिसिपेंट, एंड मेंटेन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स. टू माय ओपिनियन, डोंट रिवर्स द क्रेडिट. सिनेरियो 2, आईटीसी हमने लिया ही नहीं, जीएसटीआर 2A में आ रहा है, जीएसटीआर 2A में आ रहा है, बट आईटीसी हमने लिया नहीं. हम आईटीसी लेना चाहते हैं, पर मेरे बुक्स में एंट्री में लेट्स से जो हम लोग करते हैं कि सॉरी एवेल आईटीसी सब्सिक्वेंट परमिशन रिटर्न्स इन फुल एंड रिवर्स द क्रेडिट. सो आपके 2A में नहीं आ रहा है, 2A में नहीं आ रहा है और आईटीसी आपने नहीं लिया. इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ. हमारे एग्जांपल में अभिषेक ने आपको माल बेचा और अभिषेक ने 2A में दिखाया नहीं, यहां तक कॉपी पेस्ट. आपने बुक्स में एंट्री मार ली बट 3B में क्रेडिट नहीं लिया, आपने 3B में क्रेडिट नहीं लिया. नाउ यू वांट टू से कि बॉस हमको कोई भी रिस्क नहीं चाहिए, हम क्रेडिट लेने वाले नहीं है जब तक अभिषेक 2A में नहीं दिखाता, हम उसका पेमेंट रोक देगा या जो भी कर लेगा. सर आप मेरा पेमेंट रोक दो, आप कुछ भी कर लो, आप क्रेडिट मत लो. अगर आप क्रेडिट नहीं लोगे तो वो लिमिटेड 6 महीने बाद, दैट इज सितंबर के रिटर्न के बाद, आप क्रेडिट ले नहीं पाओगे. सो व्हाट वी नाउ वी आर ओपनिंग टू आवर क्लाइंट इज take the credit and reverse the credit under protest, so that whenever this 2A में दिखने वाला काम होता है या कोई भी जजमेंट आ जाता है, तो you can always take the credit back. So it's just a planning which I am sharing, which we are doing in our office, that 2A में नहीं आ रहा तो क्लाइंट को वर्किंग कैपिटल नुकसान नहीं होना चाहिए. अगर आप ये सजेस्ट नहीं करें तो कोई और कर देगा. So what is reverse under protest? So reversal of credit is nothing but input. GSTR 3B में आप रिवर्स कर सकते हैं या फिर DRC 03 में आप क्रेडिट को रिवर्स कर सकते हैं.
You can reverse it through credit ledger or cash ledger. There was a concept called reversing under protest in the previous indirect tax regime. So हम लोग सब करते थे. GST में there is nothing called reversing under protest. So what we are doing is, अगर हम reverse under protest करना चाहते हैं, हम reverse कर रहे हैं, एक लेटर लिख रहे हैं अपने जो जुडिशियल ऑफिसर है, एंड उसको वहां जाकर रिसीविंग करवा रहे हैं that we have reversed this, but we have reversed this with under protest. Under protest means that in case in future, if the ruling comes in favor of me, in case in future if the ruling comes favoring me, then I can always take the credit. I'll stop here. Just to inform the RCA vendor if pay GST, we need to pay GST again. How do we know? Ma'am, this is not connected with this topic. Please, I will discuss this, right? I will discuss this. So, मैम फ्लो ब्रेक मत करिए. आई विल इंश्योर दैट किसी का भी क्वेश्चन अनआंसर्ड मत जाए. एक बार फ्लो ब्रेक होती है ना, वो मोमेंटम लाने में वापस टाइम लग जाता है. अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, राइट? अर्नेस्ट रिक्वेस्ट. सो 2A and 3B is a very important thing which I was discussing, since ये सबको परेशान कर रहा है. So don't give opinion or suggestion to your clients which might kill their working capital, which might burn their working capital, right? We all know 36(4) is a rule which is now applicable more or as compared to act. तो हम लोग बोलते हैं कि रूल कभी एक्ट को ओवररूल नहीं कर सकता, right? But whatever comes in future, as a consultant, as a subject student, we should always suggest our clients accordingly, right? So I'm moving further to a very important judgment, that is safari retreats. Someone is typing. I will wait, because if I want to start this, I will continue. So from here we are in practical. सर हम लोग तो 36(4) फॉलो कर रहे हैं और रिलीज GST फॉलो कर रहे हैं. Follow कर in the sense we are ensuring that we are reconciling to the invoice. If you ask me next which software you are using, trust me sir, Excel. खुद बनाइए, खुद पाइवट रन करिए, खुद मैक्रो सेट करिए. उसके ऊपर ट्रस्ट तो किसी कोई सॉफ्टवेयर पे नहीं होगा. मैं अभी तक कोई क्लाइंट का अक्टूबर का जो वो 3B में क्रेडिट ले रहा है और उसका 2A में अगर आज तक 100% इनवॉइस कवर नहीं हुआ है, आज तक उसकी सारी 2A डाउनलोड हो रही है और रिकंसाइल हो रही है. सो इनवॉइस लेवल रिकंसिलिएशन इज अ मैंडेट फ्रॉम कंसल्टेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू सर, बिकॉज गन पॉइंट इज ऑलवेज अगेंस्ट अस कि भैया आपने नहीं बताया. सो यस, वी आर डूइंग 36(4). अभी फरवरी से लेट्स टॉक ऑन दिस. अभी जो कोविड-19 के चक्कर में आया हुआ है कि फरवरी से अगस्त का आप एक संग में सितंबर में कर लीजिएगा. आई ऑलवेज वार्न माय क्लाइंट्स कि भाई एक सेकेंड, आप समझो ये क्या बोल रहा है. ये बोल रहा है कि फरवरी से अगस्त 20 तक आपके बुक्स में 2000 इनवॉइसेस है, आपके 2A में 1500 इनवॉइसेस है. आप आज के दिन में बैठ के आप बंद करके क्रेडिट ले रहे हो. सितंबर महीना में आप क्लाइंट्स को फोन करके थक जाओगे. वो अगर 2A में नहीं दिखाता है, आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस नहीं बचता है, लेट्स आप यूज कर लेते हो, यू हैव टू पे थ्रू कैश. You might end paying interest also. So what I humbly request is, please continue reconcile despite there is a relaxation. Please continue comparing your invoices of 3B of your books of accounts versus 2A, because आज हम अपने वेंडर को अगर फोन करना बंद कर देना कि सर आपने 2A में अपने GST में दिखाया नहीं है, मेरा 2A में आ नहीं रहा है, सर वो राजा बन जाएंगे. I know consultants who are suffering from tier 2 cities. वहाँ तो vendors का अलग ही रुबाब है. So you have to be very practical on how to handle these vendors, and the most toughest part is their accountants, right? सर अगर मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट या मेरा अकाउंटेंट मेरा GST अपन भर रहा है ना, तो उसका भी अकाउंटेंट भरेगा, right?
उसका भी अकाउंट में भरेगा, उसको भरना पड़ेगा. Now, how you control it on to you. My humble submission, please continue reconciliation of 36(4) religiously जब तक कुछ नहीं आता. You choose कि अरे यार छोटा क्लाइंट है, I will do quarterly, fine. बड़ा क्लाइंट है, I will do monthly, fine. You choose, but don't skip it altogether. Don't skip it altogether. राइट सर, कोविड-19 है, अभी तो सब लोग सब कोर्स किए हैं, तो एक्सेल का कोई भी कोर्स देख लीजिए, कर लीजिए, बहुत काम आएगा. राइट. Now let's come to ruling of safari retreats. मैं इस जजमेंट को डिस्कस करने के पहले इसका करंट स्टेटस बता दूं. दिस जजमेंट इज राइट नाउ इज फॉर रिव्यूइंग इन द सुप्रीम कोर्ट बेंच. सो इसकी ऑर्डर कभी भी आ सकती है. एक्सपेक्टेड है कि इसकी ऑर्डर अगेंस्ट में आएगी. इन्होंने क्रेडिट अलाउ किया है. एक्सपेक्टेड है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी ऑर्डर, माय हम्बल ओपिनियन, कि सुप्रीम कोर्ट इसका जो भी डिसीजन ले, इन माय व्यू हो सकता है कि इसका ओपिनियन नेगेटिव आएगा. सो लेट्स डिस्कस कि सफारी रिट्रीट में क्या डिसीजन लिया गया. लेट्स डिस्कस कि उसके चक्कर में क्या इम्प्लीकेशंस अभी पड़ रहे हैं. एंड लेट्स डिस्कस टू थिंग्स, हम क्या कर सकते हैं और क्लाइंट्स को कैसे बचा सकते हैं. राइट. Everything connected to this. We'll discuss this in length, right? In length. So, petitioner engaged in construction of shopping malls for the purpose of letting out. मैं shopping mall बनाता हूँ और उसको भाड़े पे लगाता हूँ. Right? I am not selling. I am only putting on rent. He has purchased various material services like cement, steel, architectural services, etc., on which applicable GST has been charged. एक सेकेंड, यहां तक रुक जाए और 17(5) वाला पढ़े कि गुड्स और सर्विस प्रोक्योर्ड ऑन अकाउंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्रेडिट नहीं मिलेगा. राइट. अपने कल तक के डिस्कशन में क्रेडिट नहीं मिलेगा. अब आगे बढ़ते हैं. पेटिशनर इज डिजायरस ऑफ अवेलिंग. पेटिशनर चाहता है कि वो क्रेडिट ले ले. Charged on aforesaid procurement and utilized towards the payment of GST on lease rentals. वो बोल रहा है कि भैया मैंने सीमेंट लिया, मैंने बालू लिया, मैंने XYZ सर्विस लिया, उसकी मुझे पास जो इनवॉइस आई है उसमें जीएसटी है, और अब मैं जो रेंट का बिल दूंगा उसमें मुझे जीएसटी कलेक्ट करके पे करना है. तो मैं इस जीएसटी लायबिलिटी को इस जीएसटी क्रेडिट के संग सेट ऑफ करना चाहता हूँ. रेवेन्यू एडवाइज टू डिपॉजिट द जीएसटी ऑन लीज रेंटल्स विदाउट टेकिंग द क्रेडिट इन द व्यू ऑफ रेस्ट्रिक्शन 75D. IBID on this had warned of penal consequence also. Let's see क्या हुआ. So held 17(5)D is to be read down as the very purpose of the credit is to give benefit to the SSE. If the SSE is required to pay GST on the rental income arising out of the investment on which he has paid GST, then the SEC is eligible to an input credit of GST paid on inward supply. इसका मतलब क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है जजमेंट में सी, अगर आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ो ना, मैंने 4 स्लाइड में समराइज कर दिया, बट इफ यू रीड द एंटायर जजमेंट और रूलिंग, आई रिक्वेस्ट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लॉ, प्लीज डू रीड, बिकॉज इन्होंने ये दिखाया है कि वो जीएसटी मैटर में नहीं, पूरे टेंजेंट मैटर पे ले जाके कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किए चीजों को. सो इसमें क्या किया गया, उन्होंने बोला कि क्योंकि मैं उसी प्रॉपर्टी को रेंट पे देके जीएसटी चार्ज कर रहा हूं, तो मुझे उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए जो क्रेडिट लगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा फॉर सेटिंग ऑफ. राइट. ये जजमेंट हो गया. यस. ओके. इम्पैक्ट. Taxpayers are now allowed to avail the ITC on goods and service used for the construction of commercial properties as long as applicable GST has been paid on the lease rentals. Acts has as the precedential value in the similar cases of ITC denial and also restrictions that frustrate the objective of GST, like cascading effect, double taxation. Perfectly fine. So, जो हम लोग कल तक पढ़े थे कि बॉस 17(5) में लिखा हुआ है कि गुड्स एंड सर्विस का क्रेडिट नहीं मिलेगा, इस जजमेंट में, इस हाईकोर्ट के जजमेंट में, ये एडवांस रूलिंग नहीं है, ये हाईकोर्ट का जजमेंट है.
इस हाईकोर्ट के जजमेंट में अचानक से उन्होंने बोल दिया कि क्रेडिट मिलेगा, बट ये खाली इसका डिसीजन मत पढ़िए कि क्रेडिट मिलेगा, आप जब पूरा जजमेंट पढ़ोगे, द डिसीजन हैज बीन टेकन टू अ वेरी डिफरेंट पॉइंट, वो पूरे अलग ही टैंजेंट में जाके डिसीजन लिया गया है. इट इज on the Supreme Court bench. Let's wait for the final decision. Let's see the possible action points. Appeal to Supreme Court. Taxpayer can avail ITC on procurement made for the construction of commercial properties such as mall, shop, plug and play commercial properties or plain commercial properties meant for letting out. इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हो तो क्रेडिट ले लो, इसका मतलब तो यही हो गया. Applying same logic, the factory or office building used for providing taxable services or production of goods should also be available. तो इसका मतलब अभिषेक शंकर अग्रवाल अपना एक ऑफिस बनाता है और उस ऑफिस में जो भी खर्चा करता है, तो क्योंकि मैं इसी ऑफिस से टैक्सेबल सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं तो लड़ूंगा कि भैया देखो ये जजमेंट है, मुझे भी क्रेडिट दो. हिसाब से तो आई ऑल्सो शुड रिसीव द क्रेडिट सिंस आई एम यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ओनली टू रेंडर माई टैक्सेबल सर्विस. Just because I am not giving a rental service and I am giving another taxable service, you cannot deny me credit if you are giving this credit. Availment of ITC, the procurements made. अच्छा, now understand what is happening. Friends, यहाँ तक अब मेरे साथ थे, अब मैं आपको अलग अलग चीज में ले जा रहा हूँ. Availment of ITC, the procurements made during 1920 can be availed on or before September 2020 का रिटर्न. सो 19-20 जो खत्म हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, उसके अपने सितंबर 20 तक रिटर्न ले सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट अपील में गया हुआ है, क्या डिसीजन आएगा पता नहीं. अगर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का अक्टूबर नवंबर में आता है इन फेवर कि आप क्रेडिट ले सकते हो, टाइम बार हो गया, आप क्रेडिट ले नहीं पाओगे, टाइम बार हो जाएगा, आप क्रेडिट ले नहीं पाओगे. आगे बढ़ते हैं. द प्रोक्योरमेंट्स मेड इन 1718 और 1819 मे नॉट बी अवेलेबल. सेम इशू. 1718 और 1819 का आपको क्रेडिट मिलेगा नहीं बिकॉज टाइम बार ऑलरेडी हो चुका है. वो व्यू अलग है कि जीएसटी 3 तो आया नहीं, 3 भी कर रहे हैं. वो वाला आप एंड कंपनी वाला जो केस है वो अलग है गुजरात का, तो अपने उसमें नहीं जा रहे हैं. आई हैव मेंशन्ड इंटेंशनली. सो अब मैं दो चीज बता रहा हूँ, एक जो लिखा हूं और एक जो मैंने और एक पैरेलल ओपिनियन. लेट्स डिस्कस दैट. सो पॉसिबल एक्शन पॉइंट्स बेस्ड ऑन सफारी हाई कोर्ट डिसीजंस. If the taxpayer do not wish to take risk of the future interest and penal cost, reverse the availed ITC under protest. आप reverse कर दो ITC under protest and intimate the department to avoid dispute possible interest penalties on record. So आपने क्रेडिट लेके रखा है, आप reverse कर दे रहे हो, अंडर प्रोटेस्ट कर रहे हो कि भैया कल जजमेंट आगे मैं ले लूंगा, और मैं डिपार्टमेंट को इंटीमेट भी कर दे रहा हूँ कि भैया आई एम वेरी बोनाफाइड इन फ्रंट ऑफ यू. This will protect the time limit of for availment later or the claim of refund in the future when issue is clearer, because recredit का कोई टाइम लिमिट नहीं है. मैंने क्रेडिट ले लिया, मैंने रिवर्स कर दिया, अब मैं रिक्रेडिट कर ही सकता हूँ कभी. If the amounts are larger and wishes to avoid dispute, can file petition before the Judicial High Court and get similar decision. अगर आपको डाउट है अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप भी अपने हाई कोर्ट में जाकर पिटिशन फाइल करके डिसीजन ले सकते हैं. Friend, this is what we are saying, but there is a parallel opinion, right? You are in a good space to decide which one is better. So the second opinion I can share with you is, मैं क्रेडिट आज ले लूं, मैं क्रेडिट आज ले लूं. अभी जो 15 मार्च को या 17 मार्च को शायद 2020 में जो लास्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई, जीएसटी काउंसिल इज गोइंग टू मीट अगेन ऑन सेकेंड वीक ऑफ जून आई गेस. जो लास्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई उसमें उन्होंने बोल दिया था इंटरेस्ट के बारे में कि इंटरेस्ट सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 इंटरेस्ट जो है वो लगेगा फ्रॉम 1 जुलाई रेट्रोस्पेक्टिवली ऑन नेट बेसिस. तो प्रोवाइजो नया इंसर्ट हो चुका है ऑलरेडी सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में, जो बोल रहा है कि 100 रुपया अगर आपका टैक्स पेबल है, 90 रुपया क्रेडिट आपके पास क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है, तो 100 माइनस 90 10 रुपया पे आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, पूरे 100 पे नहीं करना है. लॉजिक भी है सर, प्रीवियस लॉ देखेंगे तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कंपेंसेटरी. आईटीसी वाज ऑलवेज विद द गवर्नमेंट, तो कंपेंसेट खाली 10 रुपया ले सकता है हमसे, तब उसी में कर रहे हैं.
ये क्लैरिटी आ गई है काउंसिल में, उन्होंने प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, बोल भी दिया है, बट आज तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर वो नोटिफिकेशन आई एम श्योर आ जाएगा या आने वाला होगा, उसके बेसिस में चले तो वी कैन डू अ प्लानिंग है। व्हाट वी कैन डू इज, हम क्रेडिट ले लें, हम रिवर्स नहीं करें, पर हम यूज भी नहीं करें। अगर मैं कंस्ट्रक्शन वाले की बात करूं तो आप सोचो, उनकी क्रेडिट लेजर में बैलेंस हमेशा पड़ा हुआ रहता है। सो मैं क्रेडिट ले लूं, मैं यूज नहीं करूं, मेरे पास उतनी मिनिमम बैलेंस हमेशा पड़ी हुई रहे, देन आई बिलीव इट्स ओके। आप एक ओपिनियन, आप एक गवर्नमेंट को जरूर इंटीमेट कर दो कि आप टेकन द क्रेडिट, बट आई एम नॉट यूजिंग इट ऑन अ कंफ्यूजन ऑफ दिस केस। सो ये आप कर सकते हो कि कल के दिन में कुछ आता है तो यू कैन ऑलवेज रिवर्स। जब आप रिवर्स करोगे तो क्योंकि आपके पास उतना क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ रहेगा, इंटरेस्ट लेने का सवाल नहीं है एज पर द अमेंडमेंट, और कोई झमेला नहीं होगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी इंटीमेटेड द डिपार्टमेंट। तो यू हैव बोथ द ऑप्शन, यू कैन रिवर्स टुडे, you can take the credit, keep the amount intact and not use it in any of the payment set of payments, and आप फ्यूचर में अगर डिसीजन अगेंस्ट में आता है तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, व्हाई आई हैव शेयर्ड दिस इन डिटेल इज बिकॉज अपने को ये समझना है अगेन एंड अगेन। कल हम लोग एक इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रोविजंस पढ़ रहे थे। नाउ टुडे आई एम डिस्कसिंग ओनली द इम्पैक्ट और फर्दर एनालिसिस ऑफ द प्रोविजंस विद द जजमेंट्स। सो कोई भी प्रोविजन पढ़े और कोई क्लाइंट हमें फोन करे, हम उसको ये नहीं बोल सकते कि आपको आपको इस प्रोविजन के चक्कर में 40 लाख का नुकसान है या 4 करोड़ रुपए का नुकसान है। वी हैव टू चेक इनटू इट कि एग्जैक्टली क्या है। अपने को वही सजेस्ट करना है जो वाइबल है, राइट। वी कैन नॉट सजेस्ट ऑल राइटली कि भैया 17 में लिखा हुआ क्रेडिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सर। सो वी नाउ एज अ ग्रुप जो प्रॉमिस किया था 16 तारीख को कि संघ में बैठ के पढ़ेंगे, आज 15 दिन हो गया इस बात को, तो हम आज 15 दिन में इस बात में तो कंसेंसस रख सकते हैं कि जीएसटी पढ़ना इज नॉट ओनली सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, कंपनसेशन एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, not only CGST rule, SGST rule, IGST rules. It is all that with relevant notifications, with relevant circulars, with relevant important judgments. आपको if you choose to be a student of the law, of the subject, then you have to promise yourself that you have to try on daily basis कि मुझे अपडेटेड रहना है कि क्या चेंज आया जीएसटी में, राइट। क्या चेंज आया जीएसटी में, आपको अपडेटेड रहना मैंडेट है। सर मैं बिजी हूँ, अभी 2 महीना स्टैट्यूटरी ऑडिट का सीजन है, अभी टीडीएस का रिटर्न का प्रेशर है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एटलीस्ट इस सब्जेक्ट में तो नहीं चलेगा, राइट। सो अपने आगे बढ़ सकते हैं। एनीवन हैविंग एनी क्वेरी ऑन दिस डिस्कशन कैन पुट इट राइट नाउ और वी कैन मूव फॉरवर्ड। Someone is typing message and I'm waiting. Okay, we can take IDC constitutional showroom also. I'm going to share this case. So मैम अगेन हाई कोर्ट का जजमेंट है। बेसिकली क्या होता है, ये जो ओडिशा हाई कोर्ट का जजमेंट है, माइट बी आप अगर आप कौन से स्टेट में बिलोंग करते हैं, इफ यू आर बिलोंगिंग टू ओडिशा ओनली देन दे माइट कंसिडर। इफ यू बिलोंग टू वेस्ट बंगाल, द वेस्ट बंगाल ऑफिसर माइट से नो वी आर नॉट गोइंग टू ओबे द जजमेंट ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। इफ देयर इज अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट देन लेट अस नो, राइट। तो पॉइंट ऑफ व्यू जरूर क्लैश होगा, बट माई हम्बल व्यू क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप एक बार जजमेंट पढ़ो, देन यू विल ऑल्सो बी इन अ सिचुएशन टू डिसाइड कि क्रेडिट लेना है या नहीं लेना है। आप अगर मेरे ये 4 स्लाइड पे डिसाइड करोगे तो नहीं होगा, यू जस्ट गो विद द जजमेंट। तो वो अलग ही टैंजेंट में जाके डिसीजन लिया गया है, राइट। विद दैट ड्यू रेस्पेक्ट, इट हैज दैट रीजन वांट टू सुप्रीम कोर्ट अपील, सो टेक योर डिसीजंस अकॉर्डिंगली। ओके, अब अपने एक एक मैटर डिस्कस कर रहे हैं, राइट।
So whether replacement of parts during warranty period constitute supply in the GST? फ्रेंड्स आंसर नहीं पढ़ते, मेरे से बात करें। मैं बोल रहा हूं कि मैंने आपको एक सप्लाई किया, लेट्स से लैपटॉप को सप्लाई किया, और मैंने बोला सर 1 साल की वारंटी है। 6 महीना बाद आपने मुझे बोला कि अभिषेक इसका शायद मदरबोर्ड काम नहीं कर रहा है, खराब हो गया है, मैं आपको नया मदरबोर्ड भिजवाता हूँ। क्या मुझे इस पे क्रेडिट मिलेगा? क्या ये सप्लाई होगा? क्या ये जो मैं आपको मदरबोर्ड भिजवाया हूँ, विल दिस बी सप्लाई? Will this be a supply? I want others also to active. फ्रेंड्स आपको yes no बोलना पड़ेगा, पढ़ लेंगे तो मजा नहीं आएगा। My question is, I have sent you a laptop and 6 महीना में आपका मदरबोर्ड खराब हो गया, सिंस वारंटी में है, मैं आपको नया मदरबोर्ड भिजवा रहा हूँ। Rightly said मैम, नो कंसिडरेशन, सप्लाई नहीं हुआ। सप्लाई क्या होता है? सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, बार्टर, डॉट 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 डॉट, agreed, made or agreed to be made for a consideration in the course of furtherance of business. क्या क्या शेड्यूल 1 के आइटम 1 में आएगा? शेड्यूल 1 में आएगा, विदाउट कंसिडरेशन में कहीं पर भी नहीं आएगा। You have to think that way, right? So the supply of parts under warranty being without consideration, no GST is payable, as the value of supply made earlier includes the charges to be incurred during the warranty period. जब मैंने आपको लैपटॉप बेचा था तो मैंने एक एस्टिमेट करके उसको प्राइस रखा होगा कि भैया 6 महीने के वारंटी में कुछ भी खराब होता है तो आई विल रिप्लेस इट, राइट? Therefore, the applicant who undertakes the warranty replacement is not required to reverse the input tax credit on the parts component replaced. कुछ reverse नहीं करना है। Second question क्या है? What is the eligibility to avail the credit of higher input tax paid on purchase of raw materials, even though the manufacturer are taxable at lesser rate? Could be possible कि मैं जो procure कर रहा हूँ वो 18% है और मैं जो बेच रहा हूँ 5% है। अपने रिफंड में और डिस्कस करेंगे, इसको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो क्या इसमें क्रेडिट, ये जो 18% में खरीद रहे हैं और 5% में बेच रहे हैं, तो क्या 18% पूरा क्रेडिट मिल जाएगा हमें? तो द रूलिंग सेज फर्दर द सप्लायर और द मैन्युफैक्चरर इज एलिजिबल टू अवेल द क्रेडिट ऑफ द हायर इनपुट टैक्स पेड ऑन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, इवन दो द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आर टैक्सेबल एट लेसर टैक्स रेट, राइट? सो आप कोई कमोडिटी खरीदते हो 18% में, कोई कमोडिटी खरीदते हो 12% में, उसको प्रोसेस करते हो और आप कुछ सेल, जो उसकी आपकी फिनिश गुड्स है वो आप बेचते हो 5% में। सो हार्डली मैटर्स, आपको 18 एंड 12 की पूरी क्रेडिट मिलेगी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो दिस वाज द व्यू टेकन बाय केरला एडवांस रूलिंग, राइट? केरला एडवांस रूलिंग। सो फ्रेंड्स, एन एग्जांपल ऑफ सच आइटम, सर बहुत सारे हैं। सर मैं आपको दूं एक एग्जांपल। सो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, खाली मैं जितना पार्ट बता रहा हूं उतने समझे। मैं वैगन बनाता हूं रेलवेज का, राइट? सो मैं जब रेलवे का वैगन बना रहा हूं तो मैंडेटरी रेलवे का एक टेंडर में लिखा हुआ होता है that if you are supplying wagons to my premises, my track, railway tracks, so आपको लोहा खरीदना पड़ेगा मैंडेटरीली फ्रॉम सेल। लेट्स से स्पेसिफिकेशंस होते हैं, तो मैं गया रेलवे का ऑर्डर लेके सेल के पास कि मुझे इतने सारे क्वांटिटी बल्क में लोहा चाहिए। लोहा का रेट 18% है, तो मुझे लोहा का रेट 18% में ही मिलेगा, राइट? अब एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी वेंडर रेलवे को कुछ बेच रहा है, समथिंग रिलेटेड टू वैगन्स और स्टील और व्हाटएवर इट इज, मैंडेटरीली 5% जीएसटी लगाना पड़ेगा। मैंडेटरीली 5% जीएसटी लगाना पड़ेगा वाया नोटिफिकेशन, दिस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। सो a vendor, a manufacturer is procuring in 18% and supplying in 5%. सो इसमें क्रेडिट उसको 18% का 100% मिलेगा। यहां तक बात एकदम एक्यूरेट है। आगे नहीं जाते हैं कि रिफंड में क्या होगा, वो अपने रिफंड जो डिस्कस करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। बट इन्वर्टेड ड्यूटी का दिस इज ऑल्सो एग्जांपल। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। रील्स जो जिसमें बड़ी बड़ी कॉइल रोल होती है ना, वो लकड़ी की या प्लास्टिक की होती है, आप देखोगे
बड़ी बड़ी कॉइल रोल होती है, राइट? तो उसकी जो रॉ मटेरियल है वो भी 18% आती है, 28% आती थी, एंड उसकी सप्लाई 12% है। सो अगेन आप उसकी रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हो 18% में, जब वो रील्स खाली जो प्रोडक्शन होगी बनती है वो बिक्री होती है 12% में, राइट? लेदर प्रोडक्ट्स इज अ गुड एग्जांपल, 18%, 12% प्रोक्योरमेंट, 5% सेल्स। तो दैट इज हैपनिंग, राइट? आगे बढ़ूं मैं। Then there could be a GST evasion of pleading false warranty replacement. Uh, I didn't get you. There could be a GST evasion of pleading. सर आप नहीं कर सकते सर। आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर आपने अगर आपने माल वारंटी पीरियड में दिया, सो क्या गवर्नमेंट आपको छोड़ेगा ऐसे ही? ही विल ऑलवेज कम टू यू, गिव मी योर एविडेंस, गिव मी अ प्रूफ। आपको कंसिडरेशन नहीं मिला बिकॉज आपका मेन सप्लाई में इट वाज इंक्लूडेड, फाइन। सो मेन लेट्स लैपटॉप सरफेस प्रो है, सरफेस प्रो 1 लाख रुपए का दाम है, इसकी कुछ भी खराब होती है वो फ्री में रिप्लेस करके देता है 6 महीने के अंदर। तो जो सरफेस प्रो का वो 1 लाख रुपया लिया हमसे, उसमें ही हैव कलेक्टेड जीएसटी फ्रॉम मी एंड पेड टू द गवर्नमेंट। तो कुछ ना कुछ पोर्शन वो वारंटी के लिए भी लेके चल रखा है। And when you discuss warranty in detail, you will understand warranty is not a. I have in fact discussed in composite versus mixed supply. Mein, warranty is nothing but a composite supply. So it's a service. For providing that service, he is consuming that product. For providing that service, he is consuming that product. So उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको मेंटेन करनी पड़ेगी। यस सर, मैं आपको एकदम हल्का एग्जांपल देता हूँ। मेरे ऑफिस में लेट्स से 60 डेस्कटॉप्स है, तो 60 डेस्कटॉप, 60 माउस, 60 कीबोर्ड, राइट? अब मैं परेशान होता हूँ, सर ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। आई हायर्ड अ गाय फॉर एएमसी कि भाई मेरे से तुम 5,000 रुपया पर डेस्कटॉप ले ले, साल भर में कुछ भी खराब होता है, योर बॉदरेशन टू रिप्लेस इट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? सो वो मेरे को एएमसी कॉन्ट्रैक्ट देता है सर्विस। नाउ टू डिलीवर दैट सर्विस, वो एक माउस खरीद के लगा के दिया, he is consuming a good to provide me a service, he is consuming a good to provide me a service। Similarly आपका वारंटी वाला चक्कर है, you are consuming a motherboard to provide warranty service to me, जिसका पैसा आपको पहले मिल चुका है। तो इवेशन इतना इजी नहीं होगा सर, व्हाट आई बिलीव प्रैक्टिकली आप देखो तो। आई गेस आई एम क्लियर। या आगे बढ़ते हैं। Okay. Whether ITC is admissible when he settles through book adjustment the debt of his books। ये किसी ने मुझसे कल पूछा था, सो मैंने रूलिंग का नाम भी लिया था, सेंको गोल्ड, बंगाल का रूलिंग है। सो इसमें क्या फैक्ट्स है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका खुद का भी दुकान है और उसका एक फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड स्टोर्स भी है। सो वो यहाँ से माल अपने फ्रेंचाइजी वाले को भी बेचता है और फ्रेंचाइजी वाला भी इसको माल बेचता है, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। सो लेट्स से मैंने आपको माल दिया, मैं खुद का स्टोर चला रहा हूँ, आप मेरे फ्रेंचाइजी हो, तो मैंने आपको माल दिया 10 लाख का, आपने भी मुझे माल दिया 3 महीने के अंदर अंदर लेट्स से 3 लाख रुपए का, बाद बाकी 7 लाख मैंने आपको भिजवा दिया। तो क्वेरी इज कि जो 3 लाख मैंने आपको नहीं भिजवाया, आपने मुझे 10 लाख का माल दिया, मैंने आपको 3 लाख का माल दिया, मैंने 7 लाख भिजवा दिया, मैंने 3 लाख नहीं भिजवाया। तो क्वेरी इज कि जो मैंने आपको 3 लाख नहीं भिजवाया, क्या ये आप कंसीडर करोगे 180 दिन कैलकुलेट करने में कि 180 डेज क्रॉस हो गया, आपने पेमेंट नहीं किया, यू आर लायबल टू रिवर्स द क्रेडिट प्रोपोर्शनेटली। सो इसमें बोला गया है कि रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग अ रिटेल स्टोर एंड अ नेटवर्क ऑफ फ्रेंचाइजी ऑपरेट स्टोर्स, both registered person and the franchisee store issue invoices to each other for their respective supply. The recipient can pay supplier consideration by way of setting of book debt। तो मैं सेट ऑफ एंट्री मारूंगा, दैट इज डीम्ड कि पेमेंट हो गया है, 180 डेज वाला रूल एग्जीक्यूट नहीं होगा, नो रिवर्सल ऑफ क्रेडिट इज नीडेड, नो रिवर्सल ऑफ क्रेडिट इज नीडेड, राइट? आगे बढ़ते हैं। So whether input tax credit in the on the motor car purchase for demo purpose of the customer can be availed as credit on capital goods and set off against the output tax payable in the GST। Friends, आंसर मत पढ़िए मेरे साथ,
अभी से जितने भी स्लाइड्स आएंगे ना, आपको हर डिस्कस करना, तभी आपको उसका एसेंस मिलेगा। सो क्वेश्चन ये है कि मैं मारुति के शोरूम में गया और मैंने बोला कि भाई तुम एक सियाज का मेरे को डेमो करवाओ, समझ में आएगा तो मैं खरीद लूंगा। तो वो सियाज का जो वो डेमो मैं कर रहा हूँ, उस गाड़ी की जो क्रेडिट है, क्या उसको मिलेगी? ओके, सब कह रहे हैं मिलेगी, राइट? राइट। सो फ्रेंड्स, मिलनी भी चाहिए, बिकॉज इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, बट नॉट ऑन। नॉट ऑन मतलब, बट नो ऑन। मैम मैं समझा नहीं, प्लीज इफ यू कैन एक्सप्लेन नो कौन मतलब। ओके, सो परचेज ऑफ अ डेमो कार, हाउ विल दे शो इन द बुक्स? मैम आपका क्वेरी इससे रिलेटेड है ना? ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन। परचेज ऑफ अ डेमो का, मैंने गाड़ी सियाज खरीदा अपने, अब मैं शोरूम वाला हूँ, सो मैंने डेमो का खरीदा अपने लिए। इज इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिकॉज मैंने कहा समझाया था इन द कोर्स और फर्दरेंस में डिफरेंस। इज इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इज देयरफॉर एंटाइटल्ड फॉर आईटीसी, मैं आईटीसी को ले सकता हूँ बिकॉज ये इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। द एप्लीकेंट कैपिटलाइज द परचेज इन द बुक्स, मैंने अपने बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया तो कैपिटल गुड बन गया, क्रेडिट लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Therefore, input tax paid by a vehicle dealer on the purchase of motor car used for demonstration purpose of the customer can be availed as ITC on capital goods and set off। आप कर सकते हो। इसमें क्या आपको दिमाग में रखना है, आपको रिवर्सल दिमाग में रखना है कि इसकी रूल 43 के अकॉर्डिंग हमें मंथ ऑन मंथ रिवर्स करनी है। मैम एक्चुअली नाउ आई हैव टू रीड योर क्वेरी वंस अगेन। योर क्वेरी इज, बट माय क्वेरी इज हाउ दे विल शो इन देयर बुक्स as the demo will be from stock on। मैम नॉट एन इशू, आपके स्टॉक में 10 गाड़ी थी, आप एक गाड़ी लेते हो, उसको कैपिटलाइज करते हो। जब आप उसको कैपिटलाइज करते हो तो उसके उसके जो पेटे भी क्रेडिट है, वो आप स्टॉक को कैपिटलाइज कर लो, क्रेडिट आप ले लो। क्रेडिट तो आप ऐसे भी ले रहे हो, आप जब स्टॉक परचेज किए थे यू हैव ऑलरेडी टेकन द क्रेडिट। 100 रुपया प्लस 18 रुपया गाड़ी ले, जीएसटी लेट से, तो 100 रुपया तो गाड़ी स्टॉक में था, 18 रुपया क्रेडिट मेरे क्रेडिट लेजर में था। 100 रुपया स्टॉक को हटा के मैं डाल रहा हूँ कैपिटल गुड्स में, आई एम कैपिटलाइजिंग इट। क्रेडिट तो मेरे बुक्स में अभी भी है। क्वेश्चन इज क्या मुझे इसकी क्रेडिट रिवर्सल करनी पड़ेगी? नहीं, मुझे क्रेडिट रिवर्सल नहीं करनी पड़ेगी, नहीं मुझे क्रेडिट रिवर्सल नहीं करनी पड़ेगी। कीपिंग ऑल एवरीथिंग इन माइंड कि यस, जब मैं इसको बेचूंगा तो मैं कैपिटल गुड्स, सेल ऑफ कैपिटल गुड्स का कैलकुलेशन करूंगा सेक्शन 18 सबसेक्शन 6, राइट? सो आई गेस आई एम क्लियर। थैंक यू। Someone is typing, should I wait? This is advance ruling pronounced by Kerala, right? Advance ruling pronounced by Kerala, and ये जो गाड़ी पे क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसके बाद ये जो रूलिंग आया था, तो इट इज सेड कि बॉस यू जस्ट कैन नॉट से कि गाड़ी पे क्रेडिट नहीं मिलेगा मतलब गाड़ी पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। यू हैव टू एक्चुअली चेक वो क्या चीज है, वो क्या चीज है आपको एक्चुअली समझना पड़ेगा, राइट? ओके, so we will do this ruling and then we will take a break, right? So view of Karnataka advance ruling क्या है, खाली इशू पढ़ेंगे। whether or not a registered person, मैं आपको हिंदी में बताऊं, मैं लायबल हूं रजिस्ट्रेशन का 31 मई से, मैं लायबल हूं रजिस्ट्रेशन का 31 मई से। मुझे क्रेडिट कब से कौन से डेट से मिलनी चाहिए? मैं लायबल हूं रजिस्ट्रेशन लेने का 31 मई से, मुझे क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, कौन से डेट तक का क्रेडिट मुझे मिलेगा? फ्रेंड्स कल डिस्कस किया आपने, 30 में यस, 30 में यस। सो यस यस, सो ये अब इस केस में आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि क्या 30 मई या प्रीसीडिंग डे, क्या 30 मई के पहले का बिल का भी मुझे क्रेडिट मिल सकता है क्या?
क्या 30 मई का पहले का डेट का भी मुझे क्रेडिट मिल सकता है क्या? द रूलिंग वॉज वेरी मच ब्लंट, आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता, आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता, प्रोवाइडेड वो 1 साल के अंदर का हो। यस फ्रेंड्स, नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग वेरियस प्रोविजंस। रजिस्ट्रेशन में हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ 30 डेज, कि अगर इफ यू आर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड टुडे, इन 30 डेज इफ यू अप्लाई फॉर अ रजिस्ट्रेशन, देन रजिस्ट्रेशन आ जाएगा तो माना जाएगा इसके पहले दिन का आपको क्रेडिट मिल जाएगा, राइट? द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी द डे यू आर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। एंड आईटीसी में हमने आके पढ़ा था कि उसके पहले वाले दिन का जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है, फिनिश गुड्स है, सेमी फिनिश गुड्स है, उसकी क्रेडिट मिल जाएगी, प्रोवाइडेड वो 1 साल के अंदर परचेज किया हुआ हो। यहाँ तक हम सब क्लियर है। मैंने एक वहां पर एग्जांपल और दिया था कि 30 डेज के अंदर अगर अप्लाई नहीं करता है, 30 डेज के बाद अगर अप्लाई करता है, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन आएगा दैट विल बी एन इफेक्टिव डे ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर लेट्स से वो आज लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वो 7 जुलाई को अप्लाई करता है रजिस्ट्रेशन का, और 20 जुलाई को उसका रजिस्ट्रेशन आता है, सो 19 जुलाई को जो उसका फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल्स है, एग्जैक्टली उसका ही क्रेडिट मिलेगा, प्रोवाइडेड वो 1 साल के अंदर खरीदा हुआ हो। एग्जैक्टली, और एल्स क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज मल्टीप्लाई बोथ द प्रोविजन, रजिस्ट्रेशन एंड आईटीसी। So this advanced ruling is pointing that way, that you cannot be आप कोई भी प्रोविजन को हल्के में नहीं ले सकते। That's it. कोई भी